हाय गाइस, आज हम पीएनएल सस्पेंस स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ पीएनएल सस्पेंस से पहले डेथ का फंडा। अब देखो, जब किसी पार्टनर की अगर डेथ होती है तो वो ऑब्वियसली ये तो ना होगा कि वो 1 अप्रैल को या 31 मार्च को ही मरेगा। वो तो कभी भी डेथ हो सकती है, 3 मार्च, कुछ भी डेट हो सकती है, 1 अगस्त, 31 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त, कुछ भी हो सकती है ना। तो होता क्या है, अगर मान लो उसने आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, मतलब क्लोजिंग डेट से 31 मार्च 2020 के बाद उस जब ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 में, तो उसकी डेथ हुई फॉर एग्जांपल 1 अगस्त को 2020। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने काम तो किया है उसने। अब क्योंकि उसने 4 महीने काम किया है तो उसको 4 महीने का जो उसका प्रॉफिट शेयर बनता है करंटी के प्रॉफिट्स में से, वो उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलना चाहिए। बट ऑब्वियसली बहुत पैसा लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप 4 महीने में एकदम से किसी पार्टनर की डेथ होती है तो अगर आपको 4 महीने में ही ट्रेडिंग, पहले आप जर्नल से लेजर्स बनाओगे, लेजर्स क्लोज करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनाओगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और मनी कंज्यूमिंग भी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स जो डिसाइड करते हैं वो अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इन केस ऑफ डेथ, अगर डेट इज अदर देन 31 मार्च और 1 अप्रैल, तो जितने भी डेज या जितने भी मंथ्स उसने काम किया है पार्टनर ने, तो उतने मंथ्स का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो वो 2 बेसिस पे है, एक है टाइम बेसिस और एक है सेल्स बेसिस। अब जो टाइम बेसिस है, टाइम बेसिस पे टाइम मैटर करता है। अगर मान लो उसकी डेट 1 अगस्त को हुई है तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने काम किया है, तो 4 महीने का टाइम मैटर करेगा। सेल्स बेसिस में सेल्स के अकॉर्डिंग होता है, मैं उसमें भी आऊँगा। तो पहले टाइम बेसिस पे आ रहा हूँ। टाइम बेसिस में भी 2 मेथड हैं, 2 केसेस हैं एक्चुअली, मेथड नहीं। पहले तो हम क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो से A, B, C पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 एंड B की डेथ हो जाती है ऑन 1 अगस्त 2020 को। अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स उसने काम किया, 4 मंथ्स के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि 4 मंथ्स के बाद उसकी डेथ हो गई है तो उसको 4 मंथ्स का प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। तो पहला केस है, अब मैं टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। अब लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्लीज समझो। जो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मरा है वो है 2020-21। तो जो लास्ट ईयर है वो 2019-20 है, मतलब जो 31 मार्च 2020 को जो ईयर क्लोज हुआ था वो उसके लिए लास्ट ईयर होगा। तो आपको जो प्रॉफिट दे रखा होगा 2019-20 का, जो 31 मार्च 2020 को क्लोज हो रही होगी, तो उस प्रॉफिट में से उसका शेयर निकालेंगे। तो उसका शेयर है 2/6, क्योंकि उसने उसका शेयर 2/6 है फर्म के प्रॉफिट्स में, और क्योंकि उसने 4 मंथ्स काम किया है तो इंटू 4/12 करेंगे। तो क्या करना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है, उसमें से उसका शेयर निकालना है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये पूरी फर्म का है। और मंथ्स भी देखने हैं, क्यों, क्योंकि उसने 4 मंथ्स ही काम किया है। तो ये जो अमाउंट आता है, अब ये पीएनएल सस्पेंस वर्ड यूज क्यों होता है, एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है वो तो तब पता चलता है ना जब आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आपने क्योंकि ट्रू प्रॉफिट तो जाना नहीं है, तो वो एक तरह से सस्पेंस ही है ना कि एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है, इसलिए पीएनएल सस्पेंस वर्ड यूज करते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा तो ऑब्वियसली पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, क्योंकि बी की डेथ हुई है, और जो भी अमाउंट आएगा वो हम पीएनएल सस्पेंस टू बीज कैपिटल में अमाउंट लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता, मैं टाइम बेसिस की ही बात कर रहा हूं, इसमें टाइम मैटर करता है, टाइम इज 4 मंथ्स। दूसरा केस है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स लेने हैं, मतलब 19-20 तो लास्ट ईयर है, तो 18-19 और 17-18 का प्रॉफिट लेना है। कभी कभी क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको
प्रीवियस 4 ईयर्स के प्रॉफिट होंगे, तो जो सबसे रिसेंट 3 ईयर्स के प्रॉफिट है वो लेने हैं, क्योंकि 3 ईयर्स की एवरेज लेनी है। एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर 3 साल के प्रॉफिट है तो एवरेज होगी तीनों प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3। हाँ, अगर लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, इंस्टेड ऑफ बीइंग एडेड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। तो एवरेज प्रॉफिट्स आ गए डिवाइड बाय 3 करके, फिर उसका शेयर निकालेंगे क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं वो तो फर्म के हैं, इंटू जितने मंथ्स काम किए। कितने मंथ्स काम किया है? 4 मंथ्स काम किया है, तो 4/12 करेंगे। एंट्री सेम होगी, P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल। तो टाइम बेसिस में टाइम मैटर करता है, बस आपको ये देखना है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है या एवरेज प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड है। और जरूरी नहीं है लास्ट ईयर एवरेज भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। अब ये लैंग्वेज घुमाने वाली बात है, एवरेज नहीं, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट्स का टोटल करना है, फिर उसमें से उसका शेयर निकालना है, उसका शेयर निकलेगा और इंटू 4/12 करना है क्योंकि 4 मंथ्स काम किया है, तो तब हम 4/12 कर देंगे और P&L सस्पेंस का अमाउंट